आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का चैप्टर जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है ब्लड। अब ब्लड के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो ब्लड की अगर हम लोग स्टडी करें तो ब्लड की स्टडी दो तरह से हो सकती है। एक स्टडी को कहते हैं सीरोलॉजी, सेकंड स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। ये नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड की अगर स्टडी होती है तो कितने तरह की होती है। एक है सीरोलॉजी, सेकंड है हेमेटोलॉजी। और ब्लड के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना जरूरी है, तो सबसे पहली चीज ये है कि ब्लड को एक नेचुरल कोलॉइड कहा जाता है। कोलॉइड का मतलब क्या होता है, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं या जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको पता है। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है वो समझ लेंगे कि कोलॉइड का मतलब कोई भी मिक्सचर जिसमें कि एक से ज्यादा चीज अवेलेबल हो। जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है जो उसका लिक्विड पार्ट है, उसके साथ में और बहुत सारी चीजें हैं जैसे आयरन है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, यानी बहुत सारी चीजों का एक साथ जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। तो कोलॉइड में बेसिकली क्या है और कौन सा हो सकता है कोलॉइड का एग्जाम्पल, तो समझने की कोशिश कीजिए कि आप अगर अपने घर पे कोई कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं या कोई शरबत बना रहे हैं तो वो एक कोलॉइड का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हालांकि ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है लेकिन इसको समझ सकते हैं आप कि जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय में वाटर ऐड करते हैं, उसमें मिल्क डालते हैं, उसमें टी लीव्स डालते हैं और उसमें शुगर डालते हैं। तो वो लिक्विड तो रहा लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही जो हमारा ब्लड है, ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए उसको हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। वो सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये समझ में आ गया कि ये एक नेचुरल कोलॉइड है। सेकंड, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है वैसा टिश्यू जो कनेक्ट करता है, बाइंड करता है और सपोर्ट करता है दूसरे ऑर्गन्स के साथ में। या तो कनेक्ट हो जाएगा या बाइंड होगा या सपोर्ट करेगा उसके फंक्शन में। तो ब्लड को एक कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि ब्लड एक नेचुरल कोलॉइड है एंड ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो नेचुरली कितना होता है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेट 7.4 होता है। अब ये समझते हैं कि पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू बेसिकली हम लोग किसी भी चीज को ये पता करने के लिए पता करते हैं कि पीएच वैल्यू अगर किसी भी चीज का 7 से, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है किसी चीज का तो वो एसिडिक नेचर का होगा, यानी वो एसिड होगा। अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, मतलब 7 से ज्यादा है किसी चीज का, तो वो बेस होगा। और अगर पीएच वैल्यू किसी का इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। यहाँ जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे आप एसिड का एग्जांपल कोई भी एसिड लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या यहाँ तक कि जो टॉयलेट क्लीनर भी एसिड हम लोग यूज करते हैं, उसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, 2, 3 ऐसा पीएच वैल्यू होता है, 1.5 ऐसा होता है। तो पीएच वैल्यू जिसका जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पीएच वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, वो बेस होगा। पीएच वैल्यू जिसका 7 से कम है, बट हो सकता है किसी एसिड का पीएच वैल्यू 1 है और किसी एसिड का पीएच वैल्यू 3 है, तो हमेशा याद रखिएगा, तो जिसका पीएच वैल्यू 3 है वो वीक है और जो जिसका पीएच वैल्यू 1 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो जैसे जैसे 7 से नीचे हम लोग बढ़ते जाते हैं उसका एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर शुरू होता है। जैसे जैसे 7 के बाद का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो वैसे वैसे उसकी बेसिक प्रॉपर्टी शुरू होती है, वो बेस बनता है। एंड पीएच वैल्यू जिसका इज इक्वल टू 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ब्लड का जो नेचुरल पीएच वैल्यू है वो मिलता है 7.4। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की ब्लड। तो ब्लड बॉडी में बनता कहाँ है, तो ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में वो बेसिकली होता है आपके बोन मैरो में। बोन मैरो का मतलब क्या है कि बोन के बीच में, हमारे बोन के बीच में एक लिक्विड सा चीज रहता है जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। हिंदी में अगर पूछा जाए तो उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ब्लड के बीच में, बोन के बीच में जो बोन मैरो है उसी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफी बार, तो याद रखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होता है, वो बोन मैरो में होता है। सेकेंडली, अब ब्लड में एक चीज और ध्यान रखना है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड रहना चाहिए, वो अप टू 200 ग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो उसको कम कर लेना जरूरी होता है, अदरवाइज हार्ट में ब्लॉकेज बनने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक का खतरा रहता है। इसीलिए हम इसको एक नॉर्मल रेंज माना गया है कि 200 ग्राम डेसीलीटर तक अगर है
तो फिर वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का रेंज जो होना चाहिए वो कहां तक होना चाहिए? अप टू 200 ग्राम डेसीलीटर। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को पता होगा जब भी आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन की बात होती है। तो हीमोग्लोबिन ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हीमोग्लोबिन के चलते ही आपके ब्लड का कलर रेड है। वो हीमोग्लोबिन ही है जो ब्लड को रेड बनाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसका भी अगर हम लोग देखेंगे तो मेल और फीमेल में जो है इसके रेंज में डिफरेंस मिलेगा। मेल में हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। फीमेल में जो है वो 13 ग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है। ये हीमोग्लोबिन से एक कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन ज्यादा है, जिस किसी के भी बॉडी में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा यानी उसके बॉडी में आयरन ज्यादा होगा। अगर किसी के बॉडी में आयरन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मेल जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू फीमेल। क्यों? क्योंकि बॉडी में हीमोग्लोबिन ज्यादा का मतलब बॉडी में आयरन ज्यादा का मतलब बॉडी में पावर ज्यादा, और इसी से मेल जो है इसीलिए थोड़ा ज्यादा काम कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, उनको ताकत ज्यादा रहता है। तो यहाँ एक चीज समझ लीजिएगा कि ब्लड को रेड बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो ब्लड का जो कलर रेड होता है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन के चलते होता है। मेल में इसका रेंज है 14 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में रेंज है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो कंप्लीट स्टडी दी वो सबसे पहले किसने दी है? विलियम हार्वी ने। और विलियम हार्वी का नाम आप लोग इसलिए याद रखेंगे क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी किसने दिया था, तो विलियम हार्वी याद रखना है इसके लिए। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड पे। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या क्या है, ब्लड क्या क्या करता है? तो सबसे पहला जो काम करता है ब्लड, वो करता है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। ब्लड देखिए, आपके बॉडी में आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशनल कंटेंट मिले या जो भी आप खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है। उसके बाद वो जाता, उसको लेकर कौन जाता है बॉडी में? वो ब्लड के साथ में वो ग्लूकोज मिक्स होकर के पूरे बॉडी में जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट तो ग्लूकोज पूरे बॉडी में नहीं पहुंच सकता है, तो उसको लेकर के कौन जाता है? लेकर के जाने का काम करता है ब्लड। और क्या चीज करता है? जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, आप सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में जाके ऑक्सीजन पूरा स्टॉक हो जाता है, लेकिन इसी से काम खत्म नहीं होता। उस ऑक्सीजन को लंग से लेकर के पूरे बॉडी में ले जाने का काम जो करता है वो ब्लड करता है। तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है और पूरे बॉडी में जाता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो जो सांस बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड सबके बाहर आता है, वो उसको भी कौन अंदर में लेकर के आता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो गैस हो, कोई न्यूट्रिशनल कंटेंट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो बॉडी के लिए जरूरी है, उसको कौन लेकर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक? उसको लेकर के जाता है ब्लड। यहां देखिए, ये चीज हम लोगों ने लिख कर भी दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। O2CO2 न्यूट्रिएंट्स, O2CO2 और भी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी और भी डिटेल्स में जा सकते हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सेकेंड काम करता है टेम्परेचर कंट्रोल। देखिए, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जिस चीज में फ्लो नहीं है उस चीज में हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। हीट प्रोड्यूस होने के लिए फ्लो होना जरूरी है। फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से ही तो हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे आप अपने दोनों हाथों को अगर ऐसे 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 रब करेंगे थोड़ी देर तक, तो ये जगह पे गर्म हो जाएगा। वैसे ही इंसान के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। याद रखिएगा, वो 37 डिग्री का टेम्परेचर इसीलिए मेंटेन रह रहा है क्योंकि आपके बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वो 37 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है या टेम्परेचर बॉडी का घटता है, इसके लिए भी ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आदमी डेड हो गया है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया है। तो ये भी चीज समझ में आ गया कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ब्लड करता है। थर्ड काम जो करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ हार्मफुल एसिड्स एंड एलिमेंट्स। आप देखिएगा कि ब्लड के साथ जब ब्लड हर जगह जा रहा है तो ब्लड में हार्मफुल एसिड्स जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो सारी चीजें भी ब्लड में आकर के मिलती है। ब्लड क्या करता है? उसको लेकर के जाता है और उसकी एक्सट्रैक्शन का काम किडनी को देता है, और फिर वहां से देकर के वो वापस चला जाता है। और किडनी डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? हार्मफुल एलिमेंट्स को
रिफाइन कर लेता है, हार्मफुल एलिमेंट्स को ले लेता है और उसके बाद में फिर ब्लड को वापस भेज देता है। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने का है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन का काम, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम, और एक्सट्रैक्शन ऑफ हार्मफुल एसिड्स एलिमेंट्स जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है और भी काफी सारी चीजें हैं। ये सब कुछ आपको एक्सट्रैक्शन, इनका एक्सट्रैक्शन करने में कौन काम करता है? ब्लड काम करता है। तो अभी देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि ब्लड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया ब्लड को जैसे कि पहले ही बताया कि एक नेचुरल कोलॉइड है। तो इसको अगर हम लोग ब्लड को अगर सेपरेट करें तो इसका जो लिक्विड पार्ट है वो हो जाता है प्लाज्मा, और उसके साथ में जो 40% पार्ट है जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पसल। ये 40% जो पार्ट है वो है कॉर्पसल, और बाकी 60% जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये याद रखना है। अब ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में बेसिकली दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। अभी यहां देखिए, ये जो प्लाज्मा है, इसमें ये जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। बेसिकली अगर इस लिक्विड पार्ट में से, प्लाज्मा से हम लोग अगर फाइब्रिनोजेन को रिमूव कर लें तो इसके बाद ये लाइट येलोइश हो जाएगा। ऐसे तो प्लाज्मा येलोइश ही होता है, लेकिन और थोड़ा सा लाइट येलोइश हो जाएगा। तब जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। और याद रखिएगा कि आपके ब्लड में से अगर कोई भी टेस्ट किया जाता है, ज्यादातर टेस्ट जो किया जाता है ब्लड में से, वो प्लाज्मा में से सीरम को निकाल करके ही करते हैं। तो बेसिकली समझना यह है कि ब्लड का जो 60% पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा में दो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल देते हैं तो जो बचता है वो बचेगा सीरम, और सीरम से ही ज्यादातर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, सीरम से ही पता चलता है। दूसरा जो इधर पार्ट देख रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये आगे तीन पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। आरबीसी, इसको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अभी देखिए, आरबीसी को अगर हम लोग देखें तो आरबीसी का जो मेडिकल नेम है ये है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का जो मेडिकल नेम है ये है ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स का अगर हम लोग बोले तो प्लेटलेट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अभी देखिए इसमें क्या होता है, आरबीसी जो आपके ब्लड में होता है, आरबीसी अप टू 50 लाख प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी बोले तो वो 10,000 रहेगा, और प्लेटलेट्स अगर हम लोग बोले तो वो अप टू 2 लाख रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आरबीसी 50 लाख रहता है प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी 10,000 प्रेजेंट रहता है, एंड जो प्लेटलेट्स है वो अप टू 2 लाख प्रेजेंट रहता है। अब इसका लाइफ स्पैन कितना है? आरबीसी जो है, आरबीसी का लाइफ जो होता है वो 120 डेज के लिए ही होता है। डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो सिर्फ 4 डेज के लिए होता है, और प्लेटलेट्स का जो होता है वो 7 डेज के लिए होता है। मतलब 120 डेज के बाद ये आरबीसी, जो पहले वाला आरबीसी है, वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। डब्ल्यूबीसी 4 डेज के बाद में ही डेड हो जाता है। प्लेटलेट्स जो है वो 7 डेज के बाद ही डेड हो जाता है। अब एक सवाल आपका ये आ सकता है कि अगर ये चीज डेड हो जाता है तो ये डेड होने से फिर से ये चीज कैसे बनता है? तो आप याद रखिएगा, ये सब चीज डेड हुआ है, लेकिन यहाँ प्लाज्मा तो डेड नहीं हुआ है। तो प्लाज्मा इसको बार बार रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे डेंगू होता है या मलेरिया होता है, स्पेशली डेंगू में ये प्लेटलेट्स अचानक से बहुत ज्यादा कम होने लगता है, और इसके चलते ही क्या होता है कि बॉडी का टोटल जो डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम होगा, आरबीसी भी कम होगा। तो बेसिकली होता क्या है उस कंडीशन में कि बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है, और उसके साथ में हाई फीवर आता है, और बाकी सारे सिम्टम्स आते हैं। वो मलेरिया डेंगू को अलग से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉडी ठंडा पड़ने लगता है जैसे ये कम हो जाता है। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन याद रखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का 120 डेज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी 4 डेज एंड प्लेटलेट 7 डेज। 7 डेज के बाद फिर से नया तैयार होता है। दो मेन प्रोटीन बताया, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन को अलग करने से जो बचता है प्लाज्मा में से, वो बचता है सीरम। सीरम से ही ज्यादातर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे इसको और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो आगे इसको डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, आरबीसी जो है इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट।
अभी ये जो WBC है ना, ये इसमें जो ये जो ल्यूकोसाइट है, इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाने से या कम हो जाने से एक बीमारी होती है जिसको ल्यूकोमिया बोलते हैं, मतलब कैंसर बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, उसके लिए WBC रिस्पॉन्सिबल है। RBC क्या है, एरिथ्रोसाइट है। अभी देखिए RBC का जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, ये एक तो राउंड होगा और बाइकॉन्केव शेप का होगा। सेकेंडली RBC में अगर देखेंगे तो RBC में लाइसोसोम होता नहीं है। बेसिकली लाइसोसोम क्या होता है, दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। मतलब बॉडी में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसको लाइसोसोम खत्म करता है, तो लाइसोसोम इसमें होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, साथ ही साथ इसका अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर किसी चीज में न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें से आप DNA आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और उसमें से RNA भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बट 95% जो है वो RBC ही रहता है इसमें अवेलेबल। अगर WBC और प्लेटलेट्स और RBC ये तीनों को एक साथ में मिला लें तो उसमें 95% जो है वो RBC मिलेगा और बाकी WBC एंड प्लेटलेट्स मिलेगा। क्योंकि देखिए इसका 50 लाख है टोटल काउंट, इसका 10,000 है और इसका 2 लाख है, तो 50 लाख एंड 2 लाख 10,000 मतलब ऑलमोस्ट आपका 96% 95% का डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स को मिला ले अगर हम लोग, तो RBC इस टोटल का 95% होता है। अभी एरिथ्रोसाइट्स तो क्लियर हो गया, RBC क्लियर हो गया कि इसमें से हम लोग DNA नहीं पता कर सकते, RNA नहीं पता कर सकते। WBC बेसिकली क्या काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, बट इसमें न्यूक्लियस होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, WBC में न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता था। इसीलिए WBC के थ्रू हम लोग DNA पता कर सकते हैं। तो WBC से DNA पता चल सकता है, RBC से पता नहीं चल सकता है। अभी WBC का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में वो क्या है कि ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन कैसे करता है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये WBC के अंडर में आता है। ये एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट बेसिकली क्या है ये समझिए। अगर कोई वायरल अटैक हुआ तो एंटीबॉडी जो होता है WBC का, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि बॉडी में कोई बाहर से वायरस आया है या कोई किसी भी तरह का इंफेक्शन आया है। तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी के साथ में जो WBC का जो लिम्फोसाइट रहता है, इसको T सेल भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट बेसिकली क्या करता है, उसको जाकर के खत्म करता है। तो एंड मोनोसाइट्स क्या करता है, वो भी साथ ही में इक्वली पार्टिसिपेट करता है उसको खत्म करने में, किसी भी तरह के इन्फेक्शन या वायरल अटैक को खत्म करने में। तो यहां तो समझ में आ गया कि क्या रोल है WBC का, क्योंकि WBC का सबसे बड़ा इरेगुलर शेप है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इससे DNA आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। एंटीबॉडी का जो रोल है वो भी WBC का ही है। लिम्फोसाइट T सेल जो है वो क्या करता है, किसी भी तरह का वायरल अटैक को या इन्फेक्शन को मारने का काम करता है, और मोनोसाइट भी उसके साथ में सेम काम करता है। बट अगर मोनोसाइट का साइज हम लोग बोले तो साइज थोड़ा बड़ा होता है। बाकी जो ये जो तीन है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये तीनों का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग समझ लीजिए। प्लेटलेट्स का बेसिकली काम क्या है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसका साइज जो होता है, शेप जो होता है, अगर शेप देखेंगे तो ये शेप होगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। शेप जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा। एंड प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एनर्जाइज फील कराने में, आपके स्टेमिना को मेंटेन करके रखने में और आपको किसी भी डिजीज से फ्री रखने में। अगर कोई भी बीमारी होती है और उसमें अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होगा और आपका जो बॉडी होगा वो किसी भी तरह से फिट फील नहीं होगा। आपको एनर्जी फील नहीं होगा, स्टेमिना लॉस होगा, आपको काफी तरह की परेशानी हो सकती है और बीमारी या जो कोई भी इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्लेटलेट्स का डाउन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए प्लेटलेट्स का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स को बेसिकली क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसका जो शेप है कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा। प्लेटलेट से ही आपको एनर्जी मिलता है, स्टेमिना मिलता है और किसी भी बीमारी का जब अटैक होता है आपके बॉडी पे तो प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं।
तो जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब में प्लेटलेट बहुत जल्दी नीचे जाता है। और प्लेटलेट अगर बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो शरीर में बहुत ज्यादा शरीर में सुस्ती आएगी, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होगा, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगा और रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बीमारी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का जो प्लेटलेट काउंट है वो मेंटेन रहे। जैसे डेंगू होता है, मलेरिया होता है, इसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा गिरता है, उसके चलते इतनी ज्यादा कमजोरी आती है और इतना ज्यादा प्रॉब्लम लगता है। और इसमें अगर ये प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। बेसिकली डेंगू में अगर देखेंगे तो 30,000 से भी नीचे चला जाता है प्लेटलेट्स काउंट कभी कभी, तो बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना। तो यही प्लेटलेट का रोल है। तो एक तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ा कि 60% जो है वो, और बाकी रेस्ट 40% जो है उसमें रोल किसका आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का। तो इसके थ्रू ब्लड को जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो किसी भी बीमारी के बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग देना है या कौन सी थेरेपी देनी है या कौन सा कॉम्बिनेशन है जो काम करेगा इसके लिए। ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आरबीसी कम है, अगर सपोज आरबीसी कम है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और अगर हीमोग्लोबिन भी कम होगा तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, आयरन। तो अगर आयरन बढ़ा दिया जाए तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी भी बढ़ जाएगा। तो जब कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, तो हीमोग्लोबिन कम रहने से इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आरबीसी भी कम होगा, और अगर आरबीसी भी कम होगा तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है कि आयरन टैबलेट्स डॉक्टर देते हैं। जैसे आप आयरन टैबलेट्स का कंटिन्यू डोज आप सेट करेंगे और कुछ टाइम तक लगातार आयरन टैबलेट देते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हीमोग्लोबिन लेवल अप होने लगेगा, और जब हीमोग्लोबिन लेवल अप होने लगेगा तो आपका आरबीसी भी बढ़ जाएगा। तो ये समझने का जरूरत है कि ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने या कम करने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन। तो अगर किसी का आरबीसी कम है यानी उसका हीमोग्लोबिन भी कम है, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आयरन टैबलेट देते हैं। आयरन टैबलेट एक सर्टेन टाइम तक देंगे तो आरबीसी भी बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड में अगर आरबीसी कम है तो उसको ठीक करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, या आरबीसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है और आरबीसी और हीमोग्लोबिन का रिलेशन क्या है तो वो आप बता सकते हैं। ब्लड और आयरन में क्या रिलेशन है, या आयरन का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आयरन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड में आरबीसी के काउंट को बढ़ाने में या कम करने में, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी आप इस तरह से समझा सकते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। पिछले वाले पार्ट में प्लाज्मा देखा था, इस वाले पार्ट में ये सारी चीजों को क्लियरली समझ लिया है। नेक्स्ट वाले में हम लोग समझेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बेसिकली यही है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब बॉडी में से कहीं से ब्लीडिंग होता है तो आप देखिएगा कि वहां पे सूख जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। वो इसलिए जरूरी है कि ब्लड का अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड जो है वो बहना बंद ही नहीं होगा, ब्लड का फ्लो बंद ही नहीं होगा, और ब्लड का फ्लो अगर बंद नहीं हुआ तो किसी भी आदमी की डेथ हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने ऐसा प्रोसेस बनाया है कि जब भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ब्लड तो थोड़े टाइम के बाद क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। क्लॉटिंग होगा तो ब्लड ज्यादा बहना बंद हो जाएगा और वो ब्लड ब्लीडिंग वहां पर रुक जाएगा। तो इसीलिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसके साथ में ब्लड ग्रुप से काफी क्वेश्चंस आते हैं तो ब्लड ग्रुप को भी देखेंगे कि ब्लड ग्रुप में ये एग्जांपल्स होते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके बारे में अलग से स्टडी करेंगे और उसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे।